तो वक्त खबर असरदार का है। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस ने कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम मंदिर का उद्घाटन होना है, जिसके लिए सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को न्योता मिला था, लेकिन कांग्रेस ने इसे आरएसएस का कार्यक्रम और बीजेपी का चुनावी एजेंडा बताते हुए शामिल होने से इनकार कर दिया है और निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। ये आप जवाब देख रहे हैं कांग्रेस का अपनी टीवी स्क्रीन पर। ना ही सोनिया गांधी, ना कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और ना ही लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से औपचारिक तौर पर इस निमंत्रण को ठुकरा दिया गया है। इसे बीजेपी और आरएसएस के चुनावी एजेंडे से जोड़कर कांग्रेस ने बताया है। तो निमंत्रण ठुकराने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला है बड़ा हमला। स्मृति ईरानी ने ये बयान दिया है कि कांग्रेस का राम विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है और साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं। 500 वर्षों का संघर्ष, 100 सालों से ज्यादा कोर्ट के चक्कर अब पूरे हो गए। भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हम सबकी आंखों के समय ही हो रहा है, क्योंकि नेतृत्व हमें पंडित नेहरू जी का मिला। उनके पास स्वदेशी चिंतन और विचारधारा का अभाव था। राम राज्य की परिकल्पना से पूर्ण भारतवासियों के ऊपर शासन करने में वो अक्षम थे। कांग्रेस के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने पर छत्तीसगढ़ के मंत्री केदार कश्यप ने निशाना साधा। सोशल मीडिया एक्स पर केदार कश्यप ने ये पोस्ट कर कांग्रेस को हिंदुओं का सम्मान करने की नसीहत दी है। तो राम मंदिर का न्योता ठुकराने पर घिरी है कांग्रेस। कांग्रेस में अपने ही पार्टी के अंदर अब विरोध के सुर उठ रहे हैं। कांग्रेस के नेता अर्जुन मोरवाडिया ने निशाना साधा है। कहा कि भगवान श्री राम आराध्य देव हैं। ये देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक फैसलों से दूर रहना चाहिए था। अब बात एक और बड़ी खबर की। बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बार 436 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। साल 2019 से ज्यादा सीटों पर इस बार बीजेपी लड़ेगी। 2019 में 436 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। जनवरी के अंत में या फरवरी के पहले सप्ताह में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। पहली लिस्ट में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम होगा। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपनी पहली ही लिस्ट में पीएम मोदी और अमित शाह की सीट के नाम का ऐलान कर दिया था। लोकसभा चुनाव में राम मंदिर बीजेपी का मुख्य एजेंडा है। अयोध्या में बैठकें हो रही हैं, रणनीति बन रही है और सीएम योगी से लेकर बड़े बड़े नेता राम पथ से विजय पथ की ओर अग्रसर हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर रामनगरी से आई, जहां बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम शामिल हुए और प्राण प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय उत्सव बनाने पर मंथन हुआ। हालांकि एक और रणनीति दिल्ली में तैयार हो रही है, जहां सीटों पर बात चल रही है। दरअसल 2019 से ज्यादा सीटों पर इस बार बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इस बार 436 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। जनवरी के आखिरी में बीजेपी पहली लिस्ट जारी करेगी, यानी 400 सीटों का टारगेट लिए बीजेपी इस बार 2019 से ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली है और जल्द ही उन सीटों पर उम्मीदवारों की भी घोषणा होगी।
2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जल्द उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि बीजेपी इस बार पिछली लोकसभा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों की माने तो बीजेपी का फोकस उन सीटों पर ज्यादा होगा जिन सीटों पर पिछली लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार गई थी। दरअसल पीएम मोदी गारंटी दे चुके हैं कि इस बार हैट्रिक लगने वाली है। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने सभी महामंत्रियों को स्पेसिफिक जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जानकारी है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विनोद तावड़े को ज्वाइनिंग कमेटी का हेड बनाया है। इस पूरे घोषणा पत्र यानी विजन डॉक्यूमेंट की जिम्मेदारी राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल को दी गई है। इसके साथ साथ चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है, उसको लेकर लोकसभा चुनाव के लिहाज से किस तरह से लगातार अल्पसंख्यकों के बीच में जाना है, खासकर बौद्ध सम्मेलन किस तरह से पूरे देश भर के अंदर करवाने हैं, उसकी जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम को दी गई है। इनके अलावा तरुण चुग को पूरे देश भर के अंदर किस तरह से बड़े नेताओं के प्रवास होने हैं, किस तरह से कार्यक्रम तैयार करने हैं और कार्यक्रम लगने हैं, उन सबकी जिम्मेदारी तरुण चुग के हाथ में रहने वाली है। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर है जहां 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 2 सीटों पर बीजेपी ने उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर ली। ऐसे में वो 16 सीटें बीजेपी के लिए काफी अहम हैं कि बार 400 पार के नारे को साकार किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वही लाडली बहना योजना की सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज किश्त जारी की। योजना पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। सीएम ने जहां कांग्रेस को घेरा तो वहीं कांग्रेस ने हितग्राहियों की संख्या को लेकर सवाल खड़े कर दिए। नई सरकार बनने के बाद लाडली बहना योजना की पहली किश्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए जारी की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खाते में राशि ट्रांसफर की। बहनों के खाते में 1576.61 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। 12 पेंशन स्कीम के हितग्राहियों को भी रुपए ट्रांसफर किए गए। 56 लाख हितग्राहियों के खाते में 341 करोड़ ट्रांसफर किए गए। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार योजना की राशि दे रही है तो कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। अब सरकार राशि डाल रही है और पता नहीं कांग्रेस के लोग उसको पेट में दुखता, दे ही नहीं सकते। जब आज देते दिख रहे क्या अब की देरी अगली बार नहीं देंगे। मैंने तुम उम्मीद में बैठा रहो, हर बार देते रहेंगे, तुम्हारे पेट में ऐसे ही दुखता रहेगा। तुमने तो कभी दी नहीं, तुम दे सकते भी नहीं हो, लेकिन देने वालों को ऊपर उंगली उठाते हो। अब तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे पास हो तो अपन तो उसको क्या कह सकते, लेकिन जिसका हक है उसको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। एक तरफ सीएम ने लाडली बहनों को सौगात दी, दूसरी तरफ कांग्रेस ने संख्या को लेकर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, नई सरकार ने घटाई 2 लाख लाडली बहना, झूठे विज्ञापनों की सच्चाई, कर्ज का बोझ नहीं ढो पा रही विज्ञापन से बनी बीजेपी सरकार, बहनों से झूठ बोलकर वोट ले लिए, अब उन्हीं में से 2 लाख बहनों की छटनी कर दी। 2 लाख तो नई सरकार बनते ही घटा दी। सरकारी विज्ञापन इसका प्रमाण है, जनता खुद देखे। उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष। उमंग सिंघार के सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद बीजेपी ने इस पर पलटवार किया तो वहीं कांग्रेस ने पोस्ट को सही ठहराया। उमंग सिंघार जी, आप मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ मतदाताओं के मत को क्या अपमानित करने का काम कर रहे हैं? आप कह रहे हो विज्ञापन से सरकार बनी। हमने तो अभी तक सुना, पूरे देश ने तो ये जाना है कि मतदाताओं के मत से सरकार बनती है। देखिए, आज सबसे बड़ा विषय यही है कि महिलाओं को ठगने का काम किया गया सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा के द्वारा, जो चिंता का विषय है, चिंताजनक है। आपने जो झूठा वादा किया लाडली बहनाओं से, अब उनके जो पैसे जाने थे उनको वंचित कर दिया। लाडली बहना योजना ने विधानसभा चुनाव की जीत में बीजेपी के लिए बड़ी भूमिका अदा की। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की है। बीजेपी कांग्रेस की रणनीति को समझती है और इस वजह से करारा जवाब भी देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोपाल आंचल शेल्टर होम पर बुलडोजर चल सकता है। अवैध रूप से चलाए जा रहे बाल गृह पर धर्मांतरण के भी आरोप हैं। अब फॉरेन फंडिंग के एंगल की जांच भी शुरू हो गई है।
आंचल शेल्टर होम पर शिकंजा कसने लगा है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि शेल्टर होम गरीब परिवारों की बच्चियों को टारगेट करता था। कहा यह जा रहा है कि हॉस्टल में लाए जाने के बाद बच्चियों को ब्रेन वॉश किया जाता था, फिर धर्मांतरण। इसे लेकर शेल्टर होम के स्टाफ के बयान पुलिस रिकॉर्ड कर रही है। साथ ही शेल्टर होम को जर्मनी से फंड मिलने की भी बात सामने आई है। फंडिंग के तार भी पुलिस खोज रही है। शेल्टर होम जो था उसमें हम लोगों ने, आपको पता है कि बच्चियों को उनके माता पिता को सुपुर्द कर दिया। 2 बच्चे छिंदवाड़ा की थी, वो CWC को वहाँ पे सुपुर्द कर दिया। हमने अभी डिफरेंट टीमें बनाई हुई हैं जांच के लिए, जिसमें उनकी बिल्डिंग परमिशन की जांच, फंडिंग की जांच या दूसरे पहलुओं की जांच, उसको हमने हर एंगल से जांच के लिए दिया है। फरिया आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, तो ऐसा नहीं है वो बाहर हो, तो इसलिए जो है अब बाकी जो भी जाँच रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार। सर और भी लोग हैं क्या अकेला मैथ्यू ही सब? नहीं, देखिए नहीं, अभी तो मैथ्यू का नाम है, उससे पुलिस पूछताछ करके करेगी कार्रवाई। शहर के जो दूसरे शेल्टर होम हैं, छात्रावास हैं, दिव्यांग जनों के हॉस्टल हैं, सभी की हमने कहा है कि एक बार पूरी जांच करेंगे। आंचल शेल्टर होम से जुड़े विवाद की बात करें तो क्या है आंचल बाल गृह मामला? NCPCR के अध्यक्ष ने किया था औचक निरीक्षण। आंचल बाल गृह का किया था औचक निरीक्षण। छात्रावास के रजिस्टर को किया था चेक। रजिस्टर में कुल 68 बच्चों की थी एंट्री। 26 बच्चियां हॉस्टल से मिली थी गायब। प्रियंक कानूनगो ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। मामले में जांच के बाद बड़ा खुलासा। अवैध तरीके से चल रहा था शेल्टर होम। प्रारंभिक जांच चल रही है। बाल गृह, छात्रावास और दिव्यांग सेंटर्स की भी जांच चल रही है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि इस शेल्टर होम को लेकर जल्द बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तमिल फिल्म अन्नपूर्णी विवादों में आ गई है। जबलपुर में हिंदू सेवा परिषद ने निर्देशक, कलाकार समेत 4 लोगों पर FIR दर्ज कराई है। फिल्म मेकर्स पर भगवान श्री राम का अपमान करने और हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत करने के आरोप हैं। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई फिल्म अन्नपूर्णी विवादों में आ चुकी है। साउथ एक्ट्रेस नयनतारा के लीड रोल वाली फिल्म को लेकर जबलपुर में केस दर्ज कराया गया है। आरोप है कि फिल्म में भगवान श्री राम का अपमान हुआ है। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी आरोप है। फिल्म में लव जिहाद दिखाया गया है। हिंदू सेवा परिषद ने फिल्म के निर्देशक, कलाकार समेत 4 लोगों पर ओमती थाने में FIR दर्ज करा दी है। बिना किसी अध्ययन के और एक विचारधारा को स्थापित करने के लिए जो फिल्म अन्नपूर्णा बनाई गई थी, उसमें हमारे प्रभु श्री राम जी के लिए अपमानित वाले शब्दों का उपयोग किया गया है और पूरी फिल्म में एक ऐसी विचारधारा को स्थापित किया गया है जो पूर्णतः अनर्गल है, गैर कानून है। इसी के चलते जबलपुर के थाना ओमती में हमने FIR दर्ज कराई है। अब सभी पर कानूनी कार्रवाई होगी और लगाम कसा जाएगा। जय श्री राम। फिल्म अन्नपूर्णी की बात करें तो तमिल फिल्म है अन्नपूर्णी। फिल्म में नयनतारा अहम भूमिका में, जय और सत्यराज भी अहम भूमिका में। अन्नपूर्णी के इर्द गिर्द फिल्म की कहानी। अन्नपूर्णी के शेफ बनने का होता है सपना। शेफ बनने के लिए आती हैं कई बाधाएं। 1 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई फिल्म। रिलीज होने के बाद से ही फिल्म विवादों में आ गई थी। हालांकि OTT पर आने के बाद ये विवाद ज्यादा बढ़ गया और अब तो मामला भी दर्ज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में इन दिनों आवारा कुत्तों ने